तो मैं आपको बता रही थी कि डोज रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। उसके लिए हम बुक की डायग्राम ही देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये रिसेप्टर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एगोनिस्ट है जिसको ए से डोनेट किया हुआ है अब, और ये बी से कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सी पे एक इनहिबिटर्स या एक्टिवेटर्स वगैरह दो तरह के होते हैं, कम्पिटिटिव भी होते हैं और एलोस्टेरिक भी होते हैं। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एलोस्टेरिक होते हैं, ठीक है। अब ये कर्व हमने रिलेट करना है, ये कैसे करना है। ये कर्व जब ए क्या था, एक एगोनिस्ट था ना, मतलब वो एक्टिवेट कर रहा है रिसेप्टर को। ऐसी ड्रग जो एक्टिवेट कर रही है उसको एगोनिस्ट कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो इसका अपना रिस्पॉन्स है, जितना फंक्शन है वो करेगा। लेकिन बी अगर इसके साथ बी को ला दें, मतलब इसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर ला दें, तो फिर क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स शुरू में नहीं आएगा। बाद में क्या होगा, जो एगोनिस्ट है ना उसका अगर हम लेवल, मतलब सबस्ट्रेट का लेवल ज़्यादा कर देना, तो फिर इसका रिस्पॉन्स उतना ही हो जाता है अगर, ठीक है। शर्त है कि ये सबस्ट्रेट का लेवल ज़्यादा कर दें, तो फिर जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना वो उसकी बाइंडिंग साइट को छोड़ देता है। इस वजह से ये ए कर्व की बात होगी, ए बी के कर्व की बात होगी। सी क्या था हमारे पास, सी था हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। अब सी एक्टिवेटर है एक, वो खुद एगोनिस्ट खुद भी एक्टिवेटर है, उसके साथ एक और एक्टिवेटर आ जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डी क्या था, डी था हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अब डी एलोस्टेरिक हमारे पास इनहिबिटर है तो उसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स वो उसको कम कर देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इस डोज रिस्पॉन्स कर्व। मैंने आपको बताया था जब मैंने फार्माकोडायनामिक्स के लिए मैंने 3 चीज़ें बताई थी। रिसेप्टर की हमने देखना है, रिसेप्टर साइट्स या इनर बाइंडिंग साइट देखनी है। रिसेप्टर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बाइंडिंग साइट्स 2 तरह की हो सकती हैं, रिसेप्टर साइट्स या जिन्हें रिकग्निशन साइट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनर बाइंडिंग साइट्स भी हो सकती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने आपको कहा था कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ठीक है, वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर तो ये साइट्स रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स पे है ना, तो फिर उनको कहते हैं हम रिसेप्टर साइट्स। अगर ये किसी नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल पे है तो उसको हम कहते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट। अब इसको इनर्ट बाइंडिंग साइट क्यों कहते हैं कि वो ऐसे नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स पे जाके लगेगी तो सही, लेकिन उस पर कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में इनर्ट बाइंडिंग साइट्स का काफ़ी रोल होता है। ये जो प्लाज्मा में ना बफरिंग एक्शन करते हैं। ये बफरिंग एक्शन कैसे करते हैं, ये डिफ्यूजन के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ की डिफ्यूजन के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है ना, तो वो ये क्या करती हैं, ये इनर्ट बाइंडिंग साइट के साथ जब जाके ड्रग लग जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो जो ग्रेडियंट है ना वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा इतनी जल्दी, उसकी वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह ये ड्रग्स ये बफरिंग एक्शन का काम करते हैं। उसके लिए 2 प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके साथ काम करती हैं। उसमें है, एक है एल्ब्यूमिन और दूसरी है रोसा म्यूकॉर्ड। हम इस नेचर ऑफ द ड्रग स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने देख लिया फार्माकोडायनेमिक्स। इसके बाद हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने देखना था कि बॉडी ड्रग पे क्या इफ़ेक्ट करती है। हमारी बॉडी में आने के बाद सबसे पहले ड्रग मूव करती है, इसके बाद वो अब्जॉर्ब होती है ब्लड में, उसके बाद सेल या जहाँ पे भी उसने जाना है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जहाँ पे गई है वहाँ पे मेटाबोलाइज होती है और अल्टीमेटली जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारे पास ये 5 प्रोसेसेस होते हैं, मूवमेंट, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। सबसे पहले हम मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। मूवमेंट में फर्दर हम 3 बातों को डिस्कस करेंगे। परमिएशन कैसे होती है, इनकी परमिएशन मतलब जो चीज़ों का मूवमेंट के लिए जो हल्की फुल्की बैरियर्स भी तो आते हैं ना, तो उनको क्रॉस करने के लिए रूल होते हैं, उसको परमिएशन के अंडर हम देखेंगे, ठीक है। परमिएशन, इसके अलावा डिफ्यूजन का एक लॉ होता है, फिक्स लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे और ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम परमिएशन को डिस्कस करेंगे। परमिएशन में फर्दर हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन को, ठीक है, और
एक डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को करेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन में फर्दर उसने 3 तरह की डिफ्यूजन बताई हुई है, एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्वस डिफ्यूजन क्या होती है? अब एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड डिफ्यूजन तो वही होती है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं या लिपिड बाइलेयर हैं या कोई लिपिड बैरियर्स है ना, उसको क्रॉस करके अगर जाना ना, तो उसको हम कहते हैं लिपिड डिफ्यूजन। और ये लिपिड डिफ्यूजन क्या होती है कि ये फिक्स लॉ को करती है फॉलो। अब फिक्स लॉ क्या होता है वो मैं बाद में बताऊँगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वस डिफ्यूजन की। एक्वस डिफ्यूजन में क्या होता है कि नाम से ज़ाहिर है कि जो इसका ट्रैवल करने के लिए जो उसका एरिया होगा इसने वाटर में से ट्रैवल करके जाना है। अब ये कैसे करेगा? कैपिलरीज़ में ना, बाज़ कैपिलरीज़ में ना पोर्स होते हैं, पोरस। वो पोर्स कैपिलरीज़ में पोर्स तो होते ही हैं। अब बाज़ कैपिलरीज़ में जो पोर्स होते हैं ना वो वाटर ही होते हैं, ठीक है ना। उसमें वाटरी स्पेसेस होती हैं, उनको कहते हैं वाटर फिल्ड पोर्स, ठीक है। वाटर फिल्ड पोर्स में से गुजरती हुई जो चीज़ जाती है उसको हम कहते हैं एक्वस डिफ्यूजन। अब बाज़ कैपिलरीज़ के बाद एक्वस पोर्स नहीं होते और वो ये डिफ्यूजन नहीं कर सकते। अब कौन कौन से हैं? ब्रेन और टेस्टिस में कैपिलरीज़ में एक्वस पोर्स नहीं होते, ठीक है। और ये जो एक्वस लॉ है ना, ये भी फिक्स लॉ को एक्वस डिफ्यूजन है, ये भी फिक्स लॉ को, ये जो एक्वस डिफ्यूजन है ये भी फिक्स लॉ को ओबे करती है। इसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर डिफ्यूजन के लिए कोई कैरियर ट्रांसपोर्टर्स उसकी ज़रूरत है ना, तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले बता दूं कि ये फिक्स लॉ को फॉलो नहीं करती। एक्वस और लिपिड डिफ्यूजन करती है लेकिन ये फॉलो नहीं करती। अब हमने कहा है कि इसे ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टर्स अब किस तरह के हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांसपोर्टर आयंस के लिए हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटाशियम एटीपेज, सोडियम पोटाशियम एटीपेज। इसके अलावा न्यूरो ट्रांसपोर्टर्स के लिए हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन वगैरह के लिए। इसके अलावा मेटाबोलाइट्स के लिए हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट लेकर जाते हैं वो। इसके अलावा हमारे पास जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जैसे कि जीनोबायोटिक्स, तो जिनको हम फॉरेन बॉडीज़ को हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं ना, तो उनके लिए भी हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं। अब ये जो कैरियर्स होते हैं ना, ये जो डिफ्यूजन होती है ना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी तक, सैचुरेशन लेवल तक जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं 2 चीज़ों की, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स और सेलेक्टिव इनहिबिटर। अब ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, ये क्या करते हैं, ये एक मरतबा रिलीज़ हो गए हैं ना, तो इनको ना रिलीज़ होने के बाद बाज़ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कि वहाँ से उठा के दोबारा ही इन्हें नर्व एंडिंग्स में डाल देते हैं, ठीक है। उसको सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको वापस रिलीज़ होने के बाद वापस इनकी नर्व एंडिंग्स में डाल देते हैं ताकि ये महफूज रहें। अब अगर इनहिबिटर्स होते हैं अब ये जो ट्रांसपोर्टर्स इनको वापस नर्व एंडिंग्स में भेजते हैं ना, उनके इनहिबिटर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन अमाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको दोबारा नर्व एंडिंग्स में जाने नहीं देते। अब इसकी इनहिबिटर्स की एग्जांपल में हम एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो नर्व एंडिंग में से अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ना दोबारा एक मरतबा निकल गया है तो दोबारा उनको जाने नहीं देते। तो इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट्स इसी तरह से काम करते हैं कि एक मरतबा रिलीज़ हो गया तो उसे वापस नहीं जाने देना। रीसाइक्लिंग, इस प्रोसेस वापस जाने के प्रोसेस को रीसाइक्लिंग कहते हैं। तो अब ये जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी रीसाइक्लिंग के प्रोसेस को रोक देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन में एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस नेम से जाहिर है कि मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है चीज़ों को, ठीक है। एंडोसाइटोसिस चीज़ों का अंदर जाना, एक्सोसाइटोसिस बाहर जाना। अब एंडोसाइटोसिस होती किन चीज़ों के लिए? एक तो जाहिर बात है नाम, एक तो लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, और जो एक लार्ज है या वेरी लिपिड इंसॉल्युबल है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स। इसके अलावा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ना, उसमें ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फिर वो इनगल्फ होता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये अंदर चला जाता है, ठीक है।
उसमें क्या होता है, विटामिन B12 होता है और आयरन होता है। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है और कॉम्प्लेक्स बन के उसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है। इसी तरह आयरन जो होता है ना, वो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करता है और उसका कॉम्प्लेक्स अंदर चला जाता है। और एक्सोसाइटोसिस हम देखें तो ज़्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ना, वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सिक्रीट होते हैं।